तो अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक फैक्टर्स जिस तरह से है, सबसे पहले हम कहते हैं कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। कैरेक्टर ऑफ द स्टेट में हम देखते हैं कि एक स्टेट जो है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक और मल्टीकल्चरल हम कहते हैं कि एक कंट्री है। तो इस तरह के कंट्रीज़ के साथ आप देखते हैं हमारे बॉर्डर्स में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान है और जो भी हमारे नेबर्स हैं। हमने 1947 में जब इंडिपेंडेंस हमें मिली और हम पाकिस्तान बना, तो हमारे मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल जो हमारा कल्चर है और हमारा कैरेक्टर है, ये हम शेयर करते हैं विद आवर नेबर्स। तो जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स आवर नेबर्स बनाएँगे, तो हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे कि हमारा कैरेक्टर अगर मल्टीलिंगुअल है कंट्री का और मल्टीकल्चरल है और हमारे लोग अपनी एथनिसिटीज़ और हिस्ट्री अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो फिर आप उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते इन फैक्टर्स को। क्योंकि एथनिसिटीज़ और ये जो हिस्ट्री है और जिनकी फैमिलीज़ अक्रॉस द बॉर्डर्स रहती हैं, आप इनको हर्ट नहीं कर सकते अपने लोगों को, क्योंकि ये हॉस्टिलिटी क्रिएट करते हैं। तो कैरेक्टर ऑफ अ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फॉरेन पॉलिसी को पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। और इसमें आप ये भी देखते हैं कि कौन से बेसिक फीचर्स हैं कैरेक्टर के अंदर। एंड व्हाट obtains in it. मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके फॉरेन पॉलिसी को। तो फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी मेकर्स जो होंगे, दे विल बी मोर कॉशियस इन फैक्टर्स के लिए जब वो दूसरे स्टेट्स के साथ डील करेंगे। वो कभी भी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी आप इमीडिएट नेबर के लिए नहीं बना सकते कि अगर आपके उनके साथ रिलेशंस जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन सस्पेंड हुए हुए हैं और दे आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, तो फिर आप कभी भी हार्ड स्टांस नहीं लेंगे जिससे कि आपके अपने लोगों को नुकसान हो। देन जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कहाँ पे लोकेटेड है आपकी कंट्री। और लैंडलॉक्ड है, सी को एक्सेस है, आपका एयर जो स्पेस है वो कहाँ पर है, आपके पास जियोग्राफी में माउंटेन्स हैं, आपके रिसोर्सेज किस तरह से हैं। ये एक कंट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इससे मिलती है फॉरेन पॉलिसी जब आप बनाते हैं, और इसी की वजह से आपके बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ इंटरैक्ट करेंगी। अगर आपके पास आपकी जियोग्राफी फुल ऑफ रिसोर्सेज है, आपकी जियोग्राफी में आपकी जो लोकेशन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह पे है। जैसे स्ट्रेटिजिक लोकेशन की एक टर्म यूज़ होती है और आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। तो स्ट्रेटिजिक लोकेशन मिलिट्री में यूज़ होती है और वो देखते हैं कि स्ट्रेटिजिकली आपकी लोकेशन का क्या एडवांटेज हो सकता है आपके मुल्क को। मतलब कि अगर कोई वॉर टाइम हो तो आपके माउंटेन्स किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप बाकी कंट्रीज़ को, जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में प्रॉक्सिमिटी में कोई भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, तो अगर उनको आपका शॉर्टेस्ट रूट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ये आपकी जियोग्राफी से होता है। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक्स जो है, इट्स अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 2 तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए, अगर आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये आपके लिए एक मार्केट है, कैपिटल मार्केट। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में उनके लिए एक लार्ज मार्केट है। सेकंड, पॉलिटिकल वैल्यू भी है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग नेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके पास उतनी ही मैन पावर है। और अगर आपकी पॉपुलेशन का मेजर जो पोर्शन है वो यूथ है, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। और उसको देख के आपके फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि आपकी पॉपुलेशन किस तरह से रोल प्ले कर सकती है। सेकंड इज़ देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक डिक्टेटरशिप है, और अगर एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें कि कोई मोनार्क्स हैं और एक एब्सोल्यूट पावर चल रही है और उसमें कोई आपके राइट्स इंश्योर नहीं हो रहे आपके लोगों के, और कोई रूल नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर लोग इस तरह की कंट्रीज़ के साथ और इस तरह की लीडरशिप के साथ इंटरैक्शन अपना मिनिमाइज़ रखते हैं। क्योंकि मेजर पावर्स जो हैं वो ज़्यादातर परस्यू करते हैं अपने गोल्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस है, तो अब
यूएस की फॉरेन पॉलिसी में है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ हैं, तो नेचुरली उनका टिल्ट होगा कि वो उनके साथ इंटरैक्ट करें। तो ग्लोबल पावर्स या वो सारी नेशन स्टेट्स जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, वो कोशिश करेंगी कि वो उस तरह के कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट करें। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका बहुत इफ़ेक्ट करता है। सिमिलरली आपके जो लीडरशिप है, आपकी लीडरशिप की किस तरह से इंटरनेशनली उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है और लोग उनको किस नज़र से देखते हैं, उनके बारे में ओपिनियन क्या है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में आप अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स उसके अकॉर्डिंगली तो बनाते हैं। लोग जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो आपकी कंट्री के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वो भी देखेंगे कि इनकी लीडरशिप कैसी है। लीडरशिप जो है, क्या वो अपने डिफाइंड टर्म में कुछ अचीव करती है अपने लोगों के लिए, अपने उनके जो गोल्स हैं, क्या वो उनको अचीव करती है? क्या उन पॉलिटिकली स्टेबल है ये कंट्री? क्या वो इकोनॉमिकली उनके टेन्योर में इस कंट्री की ग्रोथ हुई है? ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। और नेक्स्ट इज़ सिमिलरली इकोनॉमिक सिचुएशन, जितनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बढ़ेंगी। मिलिट्री कैपेबिलिटी, अगर आपकी एक स्किल्ड और आपके पास स्किल्ड आर्मी है, तो आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, आपका इसी को कहते हैं कि वॉर रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ अ स्टेट। आपके पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वॉर रिसोर्सेज के, अगर एक अनफोर्सीन आपके पास थ्रेट आता है, तो क्या आप उसको टैकल कर सकेंगे कि नहीं? मिलिट्री कैपेबिलिटी, कुछ छोटी कंट्रीज़ भी होती हैं लेकिन उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से मिलिट्री कैपेबिलिटी में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेट होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया जैसे बहुत हॉस्टाइल रिलेशंस इनके रहते हैं, लेकिन इनको एक एडवांटेज है कि बोथ आर न्यूक्लियर पावर। तो फिर इनका एडवांटेज इस तरह से आता है कि न्यूक्लियर जो इनकी कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से वो एक डेटरेंस का फैक्टर रोल प्ले करता है और फिर इनके बीच में कोई बड़ा क्लैश अवॉइड हो जाता है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी देखते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स के होने से इनके वॉर्स को अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह से वो देखते हैं कि बाकी जो आपकी आर्मी है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और एक कंट्री के पास क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके और अपने बॉर्डर्स के अलावा वो इंटरनेशनली भी किस तरह से अपने आप को लेके चलते मिलिट्री स्ट्रेंथ के उसमें। हिस्टोरिकल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को हम पहले डिफाइन कर चुके हुए हैं। मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी को इफ़ेक्ट करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ होती हैं, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कहीं पे डिक्टेटरशिप है या आपके जो रूलर्स हैं, वो उन्होंने मीडिया की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और जिस तरह से वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है और उनके लोगों का जो खुद का उनके साथ इंटरैक्शन है और बाकी दुनिया का उनके साथ इंटरैक्शन है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल्स में इंटेंशंस ऑफ अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स आपको क्या समझती हैं? आपको फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसका अगर एक परसेप्शन गया हुआ है कि वो टेररिस्ट स्टेट है या टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट है, तो लोग बहुत कॉशियस होंगे, लोग मीन्स कंट्रीज़, उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए। तो ये माइंडसेट है कि कंट्रीज़ जब आपके साथ, अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो पहले ये सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनसे इनको फ़ायदा होना है और हमें फ़ायदा होना है, तो क्या ये इस काबिल हैं कि हम इनके साथ इन्वेस्ट करें? आपकी किस तरह के इमेज बना हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन रिगार्डिंग इमीडिएट नेबर्स, आपके इमीडिएट नेबर्स आपको एक अच्छा दोस्त समझते हैं या आपको अपना दुश्मन समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी रीजनल स्टेबिलिटी नहीं है और आपका अपने नेबर्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन नहीं है डिप्लोमेटिक, तो फिर बाकी कंट्रीज़ जो होती हैं वो इन चीज़ों से लेसन्स लेते हैं और वो फिर उनके अकॉर्डिंगली आपके साथ, सम कंट्रीज़ दे डू इट, कि आपका रिलेशंस किस तरह से हैं आपके इमीडिएट नेबर्स के साथ, और इस चीज़ से वो फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स योर कंट्री डिफाइन करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, यानी आप कितने सिक्योर हैं, आपका अपना सर्वाइवल आप उसको इंश्योर कर सकते हैं, आप अपने सर्वाइवल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप जैसे यूएन है और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस जो डिफरेंट आपके पास लॉ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, या कोई और मैरीटाइम अफेयर्स में कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं या आईएमएफ है, इस तरह के वर्ल्ड बैंक है, जिनके आप मेंबरशिप आपके पास होती है, तो उससे आपको बहुत एज मिलता है, क्योंकि जब आप इनके मेंबरशिप
लेते हैं तो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं किसी भी कंट्री पे। तो जब आप एक कंट्री उसको ऑब्लाइज्ड है, उसके रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो फिर अगर कोई और मेंबर स्टेट टुवर्ड्स यू एग्रेशन शो करता है तो मेंबरशिप की वजह से उस कंट्री को प्रेशराइज करना बिकम्स ईजी। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ नेशन स्टेट्स को, नेशन स्टेट्स यानी कंट्रीज को। तो जब इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी हैं, ह्यूमन राइट्स को जो देखते हैं, और लॉ ऑफ सीज हैं, बाकी आपके ट्रेड के लॉज हैं। इन सब चीज़ों को वो आपके इंटरेक्शन और आपकी जितनी भी बाकी ट्रीटीज़ होती हैं उनको वो ओवरलो कंसिडर करते हैं। ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ ग्रेट पावर्स एंड सो ऑन। ग्रेट पावर्स आपके बारे में कैसे सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी पाकिस्तान के रिलेशन यूएस के साथ थोड़े लो चल रहे हैं, तो हम उसको देखते हैं कि ये क्यों चल रहे हैं, और उसको कंसिडर करते हैं कि अगर यूएस की कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इन डिमांड्स को पहले फुलफिल करे, एंड देन वी विल थिंक अबाउट री एस्टेब्लिशिंग आवर गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पाकिस्तान। तो फिर वो उनके बहुत सारे अलाइंसेस में जो उनके बाकी पार्टनर्स होते हैं, उनके डिसीजंस को भी वो अफेक्ट करते हैं। क्यों अफेक्ट करते हैं? क्योंकि ग्लोबल पावर जो है वो अपने प्रेशर्स एक्सर्ट कर सकते हैं थ्रू इकोनॉमिक जो उनका एक एज है, या पॉलिटिकली भी। तो ग्रेट पावर्स के ओपिनियंस आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी की बेसिक जो टाइप्स हैं, मैं आपको यहाँ पे 6 टाइप्स बताऊंगी, और उसमें यही है कि अगर एक कंट्री के एक टाइप पे फॉल करे तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज भी उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग से वही समझें। जैसे पाकिस्तान की अगर डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी है, और हम कहते हैं कि हमने अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे हर बॉर्डर पे ऑलमोस्ट जो है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, जो कि इंडिया के साथ हमारा सिंस इंसेप्शन हमारा उनके साथ मसला चल रहा है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान है, ईरान में भी कुछ इश्यूज होते हैं, या यूएस की जो ईरान की टुवर्ड्स यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान है, उसकी वजह से उस पर सैंक्शंस हैं। तो हमारी जो भी मूवमेंट या जो भी ट्रेड होती है वो उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। सिमिलरली अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है और हमारा जो पोरस बॉर्डर है, तो हमने सब चीज़ों को देख के अगर हम कहते हैं कि हमारी डिफेंसिव पॉलिसी है, तो नॉट नेसेसरीली कि अफ़गानिस्तान भी है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी है, उनके लिए शायद वो ऑफेंसिव हो, और इसी तरह से इंडिया के लिए शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑफेंसिव हो। तो फर्स्ट टाइप इज़ ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी। ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि अगर एक स्टेट है वो बाकी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो थ्रू डिप्लोमेसी वो कोअर्जन के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपने गोल्स को अचीव करेगी। यानी सैंक्शंस लगा दें, आप ट्रेड एम्बार्गो लगा दें, जैसे यूएस की पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान है, मैंने अभी मेंशन किया, तो उसमें अगर उन पे सैंक्शंस उन्होंने लगा दी और उनका जो ट्रेड है उस पे एम्बार्गोज लग गए, तो वो उनके लिए वो ऑफेंसिव ट्रेड फॉरेन पॉलिसी है। वो अपने लिए उसको डिफाइन करते हैं डिफेंसिव, लेकिन बट फॉर ईरान इट्स ऑफेंसिव। सिमिलरली डिफेंसिव पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी में आप कहते हैं कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से सिक्योर करते हैं कि आपका सर्वाइवल जो है उसको किसी की तरफ से थ्रेट ना हो। डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी इसमें फॉल करती है। कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी में मल्टीपल अलाइंसेस बना के, मल्टीपल कोऑपरेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल बेनिफिशियल जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज। आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी जैसे फाशिस्ट रिजीम्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो अपने फुटप्रिंट को ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को एक ग्लोबल पावर कंसिडर करके आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करती हैं, जिसमें कि वो अपने नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं, कोई अलाइंसेस नहीं बनाते और इंडिविजुअली ही अपने सारे गोल्स को वो अचीव करते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर कंट्री। इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी जैसे यूएस की रही इन केस ऑफ अफगानिस्तान, इन केस ऑफ सीरिया, हम कहते हैं इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्यों दी, क्योंकि अगर यूएस का फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि डेमोक्रेसीज़ हों अराउंड द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसीज़ को अगर कहीं से थ्रेट होगा तो वो फिर उसमें इंटरवीन करेंगे। और ये दूसरे कंट्रीज़ में जो जिस तरह से इंटरवीन करते हैं थ्रू वॉर, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली अगर डेमोक्रेसी इंडेंजर्ड है
तो ये इन्होंने इंटरवेंशन की। और इसी में हम देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट बुश की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान भी फॉल करती हैं कि इंटरवेंशन इज फॉरेन पॉलिसी है। आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इसलिए की क्योंकि आपको डर था कि यहाँ से टेररिज्म जो है वो स्प्रेड कर रहा है और हम चाहते हैं कि हम उसको अभी से एंड कर दें। मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी की तरह ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन? फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें कि आप पढ़ते हैं डिफरेंट एकेडमिक स्टडी जो आपकी है कि किस तरह से दुनिया में डिफरेंट फिनोमेना जो हैं दे आर टेकिंग प्लेस। आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कंट्रीज़ के इंटरेक्शंस को एक दूसरे के साथ स्टडी कर रहे हैं और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि ग्लोबली ये जो एनार्की है या जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको किस तरह से आप थ्रू आपके एकेडमिक स्टडी आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बट फॉरेन पॉलिसी इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन और हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू योर गवर्नमेंट। तो अगर आपकी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना के अपने इंटरेक्शन को डिफाइन करिए, वो फॉरेन पॉलिसी है और उसको गाइड कर सकते हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जो एकेडमिक्स हैं। That is actually the manifestation of international relations. How does foreign policy influence international politics? Because foreign policies are developed to protect nations' interest and influence its dealing with other nations on the world stage. They have a direct impact on world politics. But it's also fair to say that international affairs help shape foreign policies too. How does foreign policy influence international politics? में आप ये भी देखते हैं कि when you are a part of any international or ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो उनके साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो भी आपके फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। Foreign policies can have a huge impact on the economy, both at home and abroad. While this is partially because policies often focus on the economic advancement of their nations, it is also because almost all aspects of foreign policy will have a knock-on effect on the wider global financial system. जिस तरह से recent रशियन यूक्रेन वॉर जो हुई, अब वो प्रेसिडेंट जो रशियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनके एक डिसीजन ने उनका एक फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने अपना डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया और उससे उनका जो भी थ्रेट था उसको उन्होंने काउंटर किया। बट ऑन द अदर हैंड इट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। गैस की प्राइसेस हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी की को इफ़ेक्ट हुआ पूरे ना सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। ऑयल प्राइसेस को जिस तरह से उसने हिट किया, तो ये इकोनॉमी को उनके एक फॉरेन पॉलिसी के जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, इट अफेक्टेड द वर्ल्ड। सिमिलरली हम देखते हैं कि यूके का जब विड्रॉल हुआ ईयू से, it has had an ongoing financial impact and consequences for trade relationship throughout Europe. Then, very recent example, COVID-19, how it affected। एक आपके पास पेंडेमिक आती है, लॉकडाउन होता है, आपकी सारी मार्केट्स इफेक्ट होती हैं, आपके इंटरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फाइनेंसेस को इसने भी इफेक्ट किया। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये हम किस तरह से हमारी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाती है, डिसीजन मेकिंग उसमें किस तरह से होती है, इसके 3 स्टेप्स हैं। फॉरेन पॉलिसी का पहले इनिशिएशन, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड द फाइनल स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन। The first stage, initiation stage, is when political leaders and foreign policy bodies led by Ministry of Foreign Affairs or Department of State conceive of foreign policy ideas। यानी आपके जो हमने बेसिकली स्टार्ट में जो पढ़े फॉरेन पॉलिसी के आपके ऑब्जेक्टिव्स, उनको लेके वो देखते हैं कि अब इनको हमने अचीव कैसे करना है और हमारे जो ग्रेटर गोल्स हैं उनको ये ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Formulation stage is also known as the stage of identification and articulation of roles, or the role conception stage. This is what strategic and practical steps can be taken to realize national interest in international politics. This stage is closely followed by formulation of policies. पॉलिसीज आपने बना ली, पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट हुए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आपने पॉलिसीज बनाई और वही ऑब्जेक्टिव्स जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी हो, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसके लिए आपने कुछ पॉलिसीज बना ली। एंड देन इन द थर्ड स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आपकी गवर्नमेंट उनको अपनी पॉलिसीज के थ्रू और अपने इंटरेक्शन के थ्रू विद द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल बॉडीज, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कंक्लूजन अब हमारे पास ये है कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एज इट इज़ बट इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग।
डोमेस्टिक डायनामिक्स आपकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती हैं और ये 2 रीज़न्स की वजह से है। फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज़। जैसे हमने बताया कि आपके नेशन का कैरेक्टर, आपकी जियोग्राफी, आपकी पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। Strengths and weaknesses and interest towards national development. Foreign policy strengthens the international context from outside. तो आपकी जो आउटलुक है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो आपकी फॉरेन पॉलिसी बताती है और फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली आपकी डिपेंडेंट है ऑन योर डोमेस्टिक जो आपका कैरेक्टर है और डोमेस्टिक जो आपकी सिचुएशन है। आज के लिए हमने इसी को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसका क्विक रीकैप लेंगे फॉरेन पॉलिसी का एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पास्ट का पर्सपेक्टिव भी लेंगे और फिर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर 2022 का रीकैप एंड देन चैलेंजेस क्या हैं, मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या हैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में एंड इंशाल्लाह जो भी इसके साथ बाकी टर्म्स वगैरह जो भी आपके साथ जो भी इसमें टॉपिक में कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो कि आपको किसी और सब्जेक्ट में भी हेल्प कर सकती है तो वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। थैंक यू।